मोती, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। माँ भी लकड़ियाँ लाने गई हैं। अब क्या करूँ? चल एक काम करती हूँ, मौसी के यहाँ जाती हूँ। मौसी जरूर कुछ ना कुछ मुझे खाने को दे देगी। एक काम कर, तू यहीं रह जा, क्योंकि मौसी तुझे पसंद नहीं करती तो तुझ पर गुस्सा करेगी। चंपा घर से निकल जाती है और सुधा के घर चली जाती है। आ गई मेरी भिखारी बहन की बेटी, जरूर कुछ मांगने आई होगी। आज तो मैं इससे हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा ही पालूंगी। चंपा मौसी, मौसी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। माँ भी जंगल से लकड़ियाँ लाने चली गई है, तब तक मैं आपके यहाँ आकर कुछ खा लेती हूँ। हाँ रुक, मैं अभी तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आती हूँ। क्या लड्डू? बहुत अच्छा, मैं बहुत दिनों से लड्डू नहीं खाई हूँ। अच्छा सा लड्डू लाना और बहुत सारे लड्डू लाना। सुधा गुस्से में घर के अंदर जाती है और लड्डू लाकर चंपा को दे देती है। ये ले, और हाँ सारा खा लेना, एक भी मत छोड़ना। हाँ मौसी, मैं सारा लड्डू खा लूंगी। आखिर आपने मुझे इतने प्यार से जो दिया है। चंपा लड्डू खाने वाली होती है कि तभी गधा भागते हुए आता है और उस लड्डू को नीचे गिरा देता है। ये तूने क्या किया? मौसी ने इतने प्यार से मुझे लड्डू दिया था, तुमने ये लड्डू गिरा दिया। तुम बहुत गंदे हो गए हो मोती, तुम मेरी बात नहीं सुनते। मैं माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इस गधे ने तो मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। अगर ये खा लेती तो हमेशा के लिए मर जाती, लेकिन इसने तो बीच में आकर सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मौसी मुझे माफ कर देना, और मोती को भी, इससे गलती हो गई। शायद इसको खाने का मन होगा, इसी वजह से ये खाने के लिए दौड़ा, इसलिए नीचे गिर गया। माफ कर देना मोती को। गधा जबरदस्ती चंपा को खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। आज तो बच गई, पर अगली बार आएगी तो मेरे हाथों से बचेगी नहीं। फिर मोती चंपा को लेकर घर आ जाता है। क्या हो गया दोस्त, तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? और मैं तो खाने के लिए ही गई थी, और तू मौसी का उतना कीमती लड्डू नीचे गिरा दिया। तूने ये ठीक नहीं किया। क्या हुआ बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? देखो मैं जंगल से लकड़ियाँ ले आई हूँ, अब तुम्हारे लिए गर्मा गर्म रोटी बना दूंगी, फिर खा लेना। अब बैठो यहाँ पर। माँ, सबके पिताजी है और मेरे पिताजी क्यों नहीं है? मुझे भी अपने पिताजी के साथ घूमना था, लड्डू खाना था, और मुझे मेला भी देखने अपने पिताजी के साथ जाना था। मेरे पिताजी कब आएंगे माँ? रीवा रोने लग जाती है। माँ, तुम रो क्यों रही हो? रो मत, मैं तो बस पिताजी के बारे में पूछ रही थी कि कहाँ है वो। बेटी, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जब तू पैदा हुई थी उसी वक्त तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मुझे माफ कर दो, मैं चाहकर भी तुम्हें तुम्हारे पिता की कमी को पूरा नहीं कर पा रही हूँ, और ना ही मैं तुम्हें ढंग की अच्छी जिंदगी दे पा रही हूँ बेटी। अच्छा माँ, रो मत, मैं अब कभी पिताजी के बारे में नहीं पूछूंगी। कहाँ गई थी तू? चंपा और ये इधर किस दिशा से आ रही है बेटा? कब से तेरी ये राह देख रही थी। तू जानती है ना, इस मोहल्ले में अकेली औरत का बच्चा अगर देर करे तो डर लगने लगता है। माँ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस मौसी के घर गई थी और मोती मेरे पीछे पीछे वहाँ भी आ गया और मुझे कुछ खाने ही नहीं दिया। कभी कभी सोचती हूँ ये जानवर है या मेरी छाया। चंपा मेरी बच्ची, तू अब वहाँ मत जाया कर। क्यों माँ? मौसी तुम्हारी ही तो बहन है, क्या बहनों में अब वैसा नाता नहीं रहा? हाँ, वो मेरी बहन है, पर आज हम दोनों के बीच केवल खून का रिश्ता नहीं, अमीरी गरीबी की दीवार खड़ी हो गई है। वो अमीर घर की बहू है
और मैं बस एक गरीब विधवा। उसे मेरी गरीबी बर्दाश्त नहीं होती। उसके घर की चमक धमक के बीच उसे मेरा साया तक पसंद नहीं। इसलिए मेरी बच्ची तू वहाँ मत जाया कर। माँ झूठ बोल रही है, मौसी तो मुझे बहुत प्यार करती है। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो वो मुझे कुछ न कुछ खाने को भी देती है, मेरे सिर पर भी हाथ फेरती है। पता नहीं माँ मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मोती हर समय चंपा की रखवाली करता रहता है। ये मोती भी ना हर वक्त मेरे पीछे लगा रहता है। मैं कैसे मौसी के पास जाऊं? आज भी जरूर मौसी ने कुछ अच्छा सा बनाया होगा। और यहाँ बस वही रोटी दाल। मौसी के घर तो पकवान बनते हैं। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मौसी के घर जरूर जाऊंगी। चंपा चोरी छुप के घर से निकल जाती है और सुधा के घर पहुंचती है। आ गई तू? कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आज तो बहुत देर लगा दी चंपा तूने। मौसी वो मोती ना मुझे आने ही नहीं देता था। मैं जैसे जैसे उससे पीछा छुड़ा कर आई हूँ। अब तो तू हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लेगी चंपा, क्योंकि मुझे नफरत है गरीबी और गरीबों से। रुक जरा, अभी मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा लाती हूँ। सुधा अंदर जाती है, लड्डू में जहर मिलाती है और बाहर आती है। पिछली बार तो मोती ने बचा लिया था, आज तो बचेगी नहीं। आज ये तो लड्डू तेरे नसीब का आखिरी स्वाद बनेगा। वो बाहर आती है, लेकिन चंपा वहाँ नहीं होती है। अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई वो? क्या है मोती, मुझे मौसी के पास जाने क्यों नहीं देता? वो मुझे कितना प्यार करती है, मेरे लिए लड्डू भी लाई थी। तू ऐसे क्यों करता है? तू तो मेरा दोस्त है ना। तभी दरवाजे पर सेठ आता है। सेठ जी, आप यहाँ कैसे? तेरे पति जो मुझसे कर्ज लेकर भाग गया वो कब लौटने वाला है? देख सीमा, मैं कई महीनों से चुप हूँ क्योंकि तेरे सर पर छोटी बच्ची का बोझ है, लेकिन सब्र का भी हद होता है भाई। अब मेरा पैसा वापस चाहिए। हाँ सेठ जी, मुझ पर रहम कीजिए। मेरे पति की मौत के बाद सब कुछ जैसे रुक सा गया है। अकेले इस बच्ची को पाल रही हूँ, बस इतना ही कमा पाती हूँ कि उसका पेट भर सकूं। लेकिन मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, आपका पैसा जरूर लौटाऊंगी, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। ठीक है, एक रास्ता और है। अगर तू पैसा नहीं चुका सकती तो मुझसे शादी कर ले, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। मैं भी अकेला हूँ, फिर तुम भी मुझे किसी चीज का डर नहीं रहेगा। हाँ सेठ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने पति की याद में जी रही हूँ। मैंने वचन लिया है कि जीवन में फिर किसी और का हाथ नहीं थामूंगी। ये बच्ची मेरे उस वचन की निशानी है। मैं भूख सह सकती हूँ, कर्ज सह सकती हूँ, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ सकती हूँ। तू सच में अच्छी औरत है रीमा। ठीक है, मैं तुझे कुछ दिन और देता हूँ, पर पैसे लौटा देना वक्त से। और मैंने जो बोला है उसका बुरा मत मानना। बस मैंने एक राय रखा था तुम्हारे सामने। अब मैं चला जाता हूँ। हाँ वो वहाँ से चला जाता है। माँ, वो कौन था और आप इतने उदास क्यों हो गए हैं? कुछ नहीं बेटा, वो पैसे मांगने आया था। जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी, तू बस चिंता मत कर। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। गोमती रीमा की माँ अंदर आती है। मेरी बेटी रीमा, कैसी है तू? अरे और मेरी नातिन चंपा, हो मेरी जान, तू तो बड़ी हो गई है। माँ, आप यहाँ क्यों आ गई? अगर सुधा दीदी को पता चल गया तो वो आपको बुरा भला कहेगी। आप यहाँ से चली जाइए। क्या करूं बेटी, माँ हूं ना, अब तो चुप रहना ही नहीं आता। तुमसे मिले बिना मेरा मन नहीं मानता। ये देख, तेरे लिए खीर लाई हूँ। सच में नानी, खीर लाई है? मुझे बहुत पसंद है, जल्दी दो ना।
नहीं चंपा, मैंने खाना बना रखा है, वही खा लेना। माँ आप ये खीर वापस ले जाइए, अगर दीदी को पता चल गया तो वो हंगामा मचा देगी। रीमा, सुधा को जो करना है करने दे, तू भी तो मेरी बेटी है और ये नन्ही सी बच्ची मेरी नातिन है, उसे तो कम से कम मेरे हाथ की मिठास चखने दे। तुम दोनों बहनों की दूरी का दर्द मैं रोज सहती हूँ, अब तो मेरा दिल थक गया है। नानी, मैं तो आज सुबह भी मौसी के घर गई थी, पर मौसी ने अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि मैं बाहर ही रहूं, वो लड्डू ला कर देगी। हे भगवान, वो तो एक मासूम बच्ची से भी इतनी नफरत करने लगी है। पता नहीं तुम दोनों की नफरत कब हटेगी और कब मैं तुम दोनों बेटियों को खुश देख पाऊंगी। इस जन्म में मेरा ये ख्वाब पूरा होगा भी या नहीं। माँ बस कीजिए, अब आप जाइए, अगर वो आ गई तो कुछ अच्छा नहीं होगा। और चिंता ज्यादा मत किया करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है बेटी, मैं जाती हूँ, पर इतना ध्यान रखना, मैं अमीर गरीब नहीं देखती, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। बस इस प्यारी सी चंपा का ख्याल रखना। गोमती धीरे धीरे बाहर चली जाती है। चंपा, आगे से नानी कुछ भी लेकर आए तो मत खाना। ऐसा क्यों माँ? नानी तो बहुत प्यारी है। क्योंकि तेरी मौसी हमें पसंद नहीं करती और वो नहीं चाहती कि हम उनके करीब आ जाएं। अब जाओ, जाकर सो जाओ, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। चंपा उदास होकर घर के अंदर चली जाती है। मोती, मुझे पता है तुम्हें चंपा की फिक्र है, इसलिए तुम उसे सुधा दीदी के यहाँ जाने नहीं देते। तुम उसे बहुत प्यार करते हो, पर चंपा अभी छोटी है, वो तुम्हारे इस प्यार को समझ नहीं सकती है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मेरा इतना अच्छा दोस्त हो ना, कि कभी मेरी बेटी को किसी मुसीबत में नहीं फंसाओगे। अब जाओ, तुम भी सो जाओ। सुबह हमें जंगल से लकड़ियाँ लाना है और उन्हें बाजार में बेचकर कमाई करनी है, तभी तो 2 पैसे आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, तुम बहुत अच्छे दिल के हो मोती। तुम सो जाओ, तुम ही तो मेरा सहारा हो मेरे पति के जाने के बाद, वरना मैं अकेले चंपा और इस घर की जिम्मेदारी कैसे उठा पाती। तुम्हारे भरोसे ही ये सब संभव हो पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ गोमती जैसे ही घर पहुंचती है। माँ, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो और कहाँ गई थी? बेटा कुछ नहीं, मैं बस पड़ोस वाली औरतों के पास गई थी। वो लोग गपशप करने लगे, बस उसी में बातें करने लग गई थी। नहीं माँ, आप तो पड़ोस में गई नहीं थी, मैं तो हर जगह आपको ढूंढ कर आई थी। आप सच सच बताओ, आप कहाँ गई थी? सुधा बेटी, तू हर वक्त एक बात के पीछे पड़ जाती है। मैं बस ऐसे ही गई थी, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अरे भाग्यवान, ये तुम्हारी माँ है, कहीं जाने की इच्छा हुई तो क्या तुमसे पूछ कर जाती है क्या? तुमसे बड़ी है, चली गई, अब बात खत्म करो, क्यों हर बात को इतना लंबा खींचती रहती हो? माँ जी, आप जाकर सो जाइए। जरूर माँ उस रीमा के पास गई होगी मिलने के लिए, और मेरे घर से कुछ खाना भी लेकर उसे देने गई होगी। मैं तो तंग आ गई हूँ, अब तो कुछ बड़ा करना होगा जिससे उन दोनों को इस गांव से निकाल सकूं। फिर जैसे ही सुबह होती है, रीमा तैयार होकर बाहर निकल जाती है। चंपा बेटी, चलो आज तुम भी हमारे साथ जंगल चलो, लकड़ियाँ काटना है। सच में? मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ बेटी, क्यों नहीं, मोती भी हमारे साथ आएगा, हम सब मिलकर चलेंगे। तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो ना कि मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाती, अकेले घर पर छोड़ देती हूँ। अब समय आ गया है कि तुम भी मेरे साथ चलो और मजा लो। हाँ माँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। फिर तीनों घर से निकल पड़ते हैं और जंगल से लकड़ियां काट कर लौट रहे होते हैं। तभी सुधा आ जाती है। अरे रीमा, देख अभी भी तुम्हारी हालत वही है गरीबों वाली, इस गधे के भरोसे।
कब तक अपनी जिंदगी बिताओगे? लोग कहते हैं कि किस्मत बड़ी चीज है। देखो, हम दोनों एक ही माँ की कोख से पैदा हुए हैं। मैं कहाँ अमीर और तुम कहाँ, तुम्हारा पति भी नहीं है। दीदी, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोती मेरा इंसान से भी अच्छा दोस्त है। इसके भरोसे मेरी जिंदगी और मेरी बेटी की भी जिंदगी सुरक्षित है। जानवर इंसान की तरह धोखा नहीं देते। इंसान अपने घमंड में रिश्तों को भूल जाते हैं, लेकिन जानवर वफादार रहते हैं। इसे एक रोटी दो और ये पूरी निष्ठा से तुम्हारा साथ रहेगा। देखो, भिखारी जैसी हालत और अकड़ में महारानी जैसी शान, इसकी अकड़ तोड़नी होगी। सुधा वहां से चली जाती है। माँ, आप मौसी से इस तरह क्यों बात कर रही थी? वो तो आपकी बहन है। कोई अपनी बहन से इस तरह बात करता है क्या? देख बेटी, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें पता नहीं ये मेरी बहन है, लेकिन मुझे दुश्मनों से भी ज्यादा नफरत करती है। अब चलो यहाँ से। समझ लो, इस दुनिया में हमारा इस मोती के सिवा कोई नहीं है। यही हमारा भला बुरा सोच सकता है। नानी भी तो हमसे बहुत प्यार करती है। हाँ, वो प्यार करती है, लेकिन वो भी दीदी के दबाव में है। अगर उसने कुछ बोला तो दीदी तेरी नानी को भी घर से निकाल देगी। तो फिर हम तेरी नानी का कैसे ध्यान रखेंगे? उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, हम तो बड़ी मुश्किल से पेट भर पाते हैं, फिर उनकी देखभाल कैसे कर पाएंगे? इसलिए नानी मेरे हालात समझती है और उसी के पास रहती है। अब मैं क्या करूं? इसे इस गांव से कैसे निकालूं? तभी मनोरमा आ जाती है। अरे मालकिन, आप यहाँ बैठी है और आपकी बहन है जो पूरे गांव में काम ढूंढती फिर रही है। ये तुम क्या कह रही हो? मालकिन, जब मैं 2 दिन पहले ही गांव से लौट रही थी ना, तो आपकी बहन के घर के पास से तभी वहाँ एक सेठ पैसे मांगने आया था। बहुत ही खरी खोटी बातें की, आपकी बहन से शादी की भी बात कर दी। ये सब मैंने अपने कानों से सुना। आपसे कहने ही वाली थी पर भूल गई। आज मुझे याद आ गया, आपकी बहन का बहुत बुरा हाल है। ये क्या कह रही है? वो मेरी बहन नहीं है। मालकिन, खून का रिश्ता मायने रखता है। आप दोनों का एक ही कोख से पैदा होना, मानो या ना मानो, वो तो आप ही की बहन है। मैं तुम्हें एक काम करने के लिए कहूंगी, तू करेगी? मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगी, कोई कमी नहीं होगी। सच में मालकिन, आप मुझे पैसे देंगी? बताइए क्या करना होगा, मैं तो तैयार हूँ। अगली सुबह होते ही गोमती रोते हुए रीमा के पास जाती है। क्या हो गया माँ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? रीमा बेटी, सुधा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये आप कैसी बातें कर रही है माँ? भला सुधा दीदी आपको कैसे घर से निकाल सकती है? वो खुद ही तो आपको अपने पास ले गई थी आराम की जिंदगी देने, फिर वो आपको क्यों निकाल देगी? उसने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार हो गई थी। उसने कहा कि मैं अब बोझ हूँ। बेटी, पता नहीं मेरी बेटी शादी से पहले कितनी अच्छी थी, तुम्हारे और उसके बीच कितना प्यार था। रीमा, क्या कर रही हो? चलो, हमें घर के काम भी पूरे करने हैं और माँ के लिए दवाई भी लानी है। हाँ दीदी, मैंने माँ के लिए दवाई वैसे ले ली है, माँ ठीक हो जाएगी। चुप हो जाओ, तुम दोनों मेरी फिक्र करते हो। तुम दोनों बहन के प्यार को देखकर आसपास के लोग भी कहते होंगे कि देखो देखो बहन में कितना प्यार है, किसी की नजर ना लगे। और हाँ सुधा, तुम्हारे लिए रिश्ता आने वाला है, इस बार तुम्हारा रिश्ता होकर ही रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर हमारी सुधा दीदी इतनी अच्छी है, उनका रिश्ता क्यों नहीं होगा। इतने में लड़के वाले आते हैं और सुधा को देखते हैं। अरे सुधा का रंग कच्चा है, लेकिन आपकी छोटी बेटी रीमा बहुत सुंदर है, हमें रीमा बहुत पसंद है। अगर आप चाहो तो हम रीमा से अपने बेटे की शादी कर सकते हैं। नहीं बहन जी, मेरी बड़ी बेटी सुधा है, उसकी शादी पहले करनी है, रीमा की शादी अभी बाद में होगी। ठीक है, जब आप रीमा का तय करेंगे तो हमें समय बता दीजिएगा, हम रीमा को अपने घर की बहू बना लेंगे।
लेकिन सुधा को नहीं बना सकते। मुझे नहीं पसंद है आपकी बड़ी बेटी। इतना कहकर रिश्ते वाले चले जाते हैं। इसकी वजह से ये मेरा 5वां रिश्ता भी चला गया। इतनी सुंदरता होने के बावजूद मुझे कोई पसंद नहीं करता और यही सोचकर मुझे इससे गहरी नफरत होने लगी है। क्या हुआ बेटे, क्यों उदास हो रही हो? अरे उनकी आंखें खराब हो गई है, देखना तुम्हारे लिए इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। कुछ नहीं माँ, बस मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं चाहती हूँ कि पहले रीमा की शादी हो जाए, फिर मैं बाद में अपने लिए सही रिश्ता देखूंगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम बड़ी होकर घर में बैठी रहोगी और छोटे की शादी पहले करवा दो, ये सही नहीं है। नहीं माँ, मेरे लिए जितने भी रिश्ते वाले आते हैं सब उसी को पसंद कर लेते हैं, इसलिए पहले आप उसी की शादी कर दो, मैं बाद में कर लूंगी। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होता, इससे जलन होने लगी है। ठीक है दीदी, आपको जैसा ठीक लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस मुझसे नफरत मत करिए दीदी, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। 2-3 दिन बीत जाते हैं। सुधा सुनो, तुम्हारे लिए एक बड़े खानदान का रिश्ता आया है। क्या सच में माँ? ठीक है, मैं हाँ कर दूंगी। लड़का कैसा भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे अमीर लड़के से शादी करनी है और अपनी जिंदगी आराम से जीनी है। अब मैं गरीबों जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहती। वैसे भी पहले तीन रिश्ते टूट गए हैं, अब बस मेरी शादी होनी चाहिए। लेकिन सुना है लड़का थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन कभी कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कोई बात नहीं माँ, इलाज होगा तो सब ठीक हो जाएगा, आप बस शादी की तैयारी कर दो। फिर कुछ ही दिनों में सुधा की शादी एक अमीर खानदान से हो जाती है और वही रीमा की शादी एक गरीब परिवार में होती है। और ऐसे ही 1 महीने बीत जाते हैं। फिर सुधा पहली बार मायके आती है। माँ, इतने दिनों बाद यहाँ आई हूँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटी, सब ठीक तो है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। तुम इतने दिनों बाद जो आई हो, इतने दिनों से तू ना कोई खत ना कोई चिट्ठी लिखे। देखो माँ, अब मैं अमीर घर की बहू बन गई हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। क्या है ये गरीबों वाली जिंदगी? हाँ, मेरे साथ चलो, मेरे घर रहो। पर दीदी, माँ आपके साथ रहेगी, यहाँ सब ठीक ही है ना? चुप हो जाओ रीमा, तू तो गरीब घर की है, तू कैसे देखभाल कर सकती है? मैं तो अमीर हूँ और माँ की सारी देखभाल मैं करूँगी। अब तुम चलो मेरे साथ, किसी और चीज की चिंता मत करो माँ। सुधा गोमती को लेकर अपने साथ चली जाती है। माँ छोड़ो ना, जो बीत गया सो बीत गया, वो बातों को याद करने से क्या फायदा। अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और सुबह होते ही पूरे गांव में शोर मच जाता है। अरे अरे, तुम्हें पता है सुधा के घर का सबसे कीमती हार चोरी हो गया है। हाँ तो ठीक कहता है। अरे उसके घर में एक बहुत ही खानदानी हार था, भला वो चोरी कैसे हो सकता है? जरूर किसी ने जानबूझकर किया है, किसको पता होगा वहाँ हार है, वही उसे चुरा सकता है जिसको पता होगा, वरना किसकी मजाल जो उसके घर में घुसकर खानदानी हार चुरा ले। जरूर, मुझे तो लगता है ये कहीं उसकी बहन का ही तो काम नहीं होगा। अरे वो गरीब है और लाचार भी, पति मरा हुआ है तो शायद उसी ने चुरा लिया होगा। अरे ऐसा मत बोल, तुमने नहीं देखा है तो किसी पर यूं इल्जाम लगाना ठीक नहीं है, ऐसे तो पूरे गांव में अफवाह फैल जाएगी भाई। तभी मनोरमा भागते हुए रीमा के घर आती है। रीमा बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप पर चोरी का इल्जाम लगा है। ये आप क्या कह रही हैं? नहीं, मैं भला क्या चुरा सकती हूँ? आपकी बहन के घर का सबसे कीमती हार चोरी हुआ है। वो कह रही थी कि आप ही चुराई होगी, क्योंकि आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, इस वजह से आपके घर की तलाशी ली जाएगी। वो हार आप ही के पास होगा।
ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं, मेरी बेटी ने कोई हार नहीं चुराया। मैं अभी रात से यही हूँ। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग झूठ बोल रहे हो। चले जाओ यहाँ से। मनोरमा वहां से चली जाती है। ये क्या हो रहा है? सुधा दीदी ने इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। अब क्या होगा? गांव वाले भी उसकी बातों पर यकीन करने लगे हैं। चिंता मत करो बेटी, तुमने कोई चोरी नहीं की है, तो डरने की क्या बात है। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम पर ये झूठा इल्जाम लगा रही है, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चिंता मत करो। दीदी, मैंने आपका हार नहीं चुराया है, ये झूठ है। तू ही मेरा हार चुराई होगी, क्योंकि मैं अमीर हूँ और तू गरीब। मेरी जिंदगी से तुझे जलन होती है। तेरी बेटी भी आए दिन मेरे पास आती थी खाना मांगने, तू ही भेजती होगी। हाँ, और उससे सब जानकारी लेकर तुमने ये चोरी किया है। आज तो सबके सामने तुझे मैं बेनकाब करके ही रहूंगी। ये जो ईमानदारी और सती सावित्री का ढोंग बना रही है ना सबके सामने। ऐसा मत करो दीदी, मैंने कोई हार नहीं चुराया। आप मेरी बात पर विश्वास करो। हाँ, मुझे भी लगता है हार तुम्ही ने चुराई होगी, तेरे पति नहीं है। हम लोगों को तो सबसे पहले ही पता था, लेकिन हम लोग मुंह नहीं खोल रहे थे कि शायद तुमने नहीं चुराई होगी। लेकिन तुम्हारी खुद की बहन कह रही है तो जरूर तुमने ही चुराई होगी। हाँ हाँ, बहुत ही गिरी हुई हरकत कर रही हो तुम। तुम्हारे पति की आत्मा पर क्या बीतेगी? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आप लोग मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गाँव वालों, आप लोग इसके घर की तलाशी लो। वो हार इसी के घर में मिलेगा और फिर आप सबको पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। गांव वाले रीमा के घर की तलाशी लेने लगते हैं। मैंने जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब मैं इसे चोरी के इल्जाम में फंसाकर इन दोनों को गांव से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। इससे मेरी इज्जत इन लोगों के भिखारीपन से कम नहीं होगी। गांव वाले पूरे घर की तलाशी करते हैं पर कुछ नहीं मिलता। अरे सुधा बहन, हमने तो पूरा घर की तलाशी ले ली, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जरूर इसने साहूकार के पास जाकर वो हार बेच दिया होगा। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटी? ये तुम्हारी छोटी बहन है और अपनी बहन पर इतना बेकार इल्जाम क्यों लगा रही हो? माँ, आप तो चुप ही हो जाओ। आप हमेशा इसी का पक्ष लेती रहती हो, लेकिन इसने चोरी की है तो मैं इस बार इसे बख्शूंगी नहीं। गांव वालों, आप ही लोग मुझे न्याय दिलाइए। इसने मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा। अब ससुराल वाले भी मुझे ताने देंगे और मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। देखो, हम ऐसे चोर को गांव में नहीं रख सकते। रीमा, तुम्हें गांव से निकलना होगा। हाँ हाँ, मोहन ठीक कहता है। ऐसे चोर को हम गांव में नहीं रख सकते। निकलो गांव से, चलो निकलो गांव से। सभी गांव वाले जबरदस्ती उन सबको गांव से निकालने लगते हैं। तभी मोती दौड़कर वहां आता है और घर के बाहर एक पेड़ के नीचे मिट्टी खोदने लगता है। क्या हो गया मोती? तुम वहाँ मिट्टी क्यों खोद रहे हो? वापस आ जाओ, ऐसा मत करो। अरे कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि वहीं हार है? अगर मोती वहाँ मिट्टी खोद रहा है तो जरूर कुछ होगा। मिट्टी हटाने पर वहाँ से हार निकल जाता है। इसने हार चुराकर पेड़ के नीचे गाड़ा हुआ था, यानी सच में इसने चोरी की है। रीमा दीदी, आप क्या कह रही हैं? अगर मैं चोरी करती तो उसे घर में रख दी, पेड़ के नीचे नहीं। मैंने चोरी नहीं की। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करो। जैसी माँ वैसी बेटी। तेरी बेटी भी चोर निकलेगी। कई बार मेरे पास खाना मांगने आती है और आज मौके पर मेरे घर से चोरी करके इसे यहाँ गाड़ी होगी, इसलिए तू चोर है। इस गांव से बाहर निकल। अरे तुम बाहर जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मेरे छोटे बच्चों पर रहम करो। हम कहाँ जाएंगे? बस करिए, आप लोग इस बेचारी पर कितना जुल्म करोगे? तुम क्या कह रही हो? यहाँ से चली जाओ। अब मैं चुप नहीं रहूंगी, सच्चाई बताती हूँ। वो हार सुधा मालकिन ने खुद गाड़ा था ताकि रीमा को बदनाम कर सके।
मैंने देखा है उन्होंने अपनी सगी माँ के साथ बुरा व्यवहार भी किया है। उसकी बहन की गरीबी से उसे शर्म आती है, इसलिए वो रीमा को मिटाना चाहती थी। और इतनी मासूम सी चंपा जिससे मालकिन को इतना नफरत है कि उन्होंने कई बार जहर देकर इस बच्ची को जान से मारने की भी कोशिश की। वो तो मोती है जो कितनी बार इसे बचा लेता था और चंपा को लड्डू खाने भी नहीं दिया। इन्होंने मेरे साथ मिलकर ये साजिश रची। मैं किसी पर इतना जुल्म होते हुए नहीं देख सकती हूँ। अरे इतनी मासूम सी बच्ची को तो दुश्मन भी देखे तो प्यार हो जाए, पर अपनी बहन के बच्चे से इतनी नफरत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं आप सबके सामने ये सब बोल रही हूँ। तभी राजीव आ जाता है। ये क्या चल रहा है? मनोरमा ने जो कहा क्या वो सच है? तुम सच सच बताओ वरना बहुत बुरा होगा। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे रीमा से जलन थी। माँ रहती थी तो घर में हमेशा रीमा की बातें करती थी और उसी की तारीफ करती रहती थी, और कुछ अच्छा बनता तो उसको ला कर देती। मेरा घर भिखारियों का अड्डा नहीं था। उसका पति मर गया तो मैं क्या करूं? मैं अपने सारे पैसे इन भिखारी के पीछे तो नहीं लुटाने दे सकती थी ना, इसलिए मैंने ऐसा किया। बेटे, मुझे भी घिन आती है कि तुम मेरी कोख से पैदा हुई। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी निकलोगी तो मैं जन्म देते वक्त ही तेरा गला दबाकर तुझे मार देती। ये बोलकर गोमती फूट फूट कर रोने लगती है। छी छी छी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। बेटी, मेरी नफरत इतनी हद तक बढ़ जाएगी कि अपनी बहन के साथ ऐसा करोगी। इसने क्या बिगाड़ा था तेरा जो तुम इससे इतनी नफरत करने लगी हो, जो उसे चोरी के इल्जाम में फंसाकर जलील कर दिया सबके सामने। सच में हम लोगों से इतनी बड़ी गलती हो गई और न जाने हमने रीमा को और आपको इतना बड़ा बुरा कह दिया। मुझसे गलती हो गया। हम सब तुम्हें गलत समझ बैठे क्योंकि तुम गरीब थी, तो मुझे भी इसकी बातों पर यकीन हो गया। हाँ, ये बहुत गलत किया। इस तरह का व्यवहार हमारे गांव में नहीं चलेगा। हाँ, तुम अपनी बहन और इतनी मासूम सी बच्ची से इतना नफरत कर सकती है? जो कोई भी इस बच्ची को देखेगा तो उसको इससे प्यार आ जाएगा, और तुमने ऐसा किया। अब से तुम मेरे घर में नहीं रह सकती हो। तुम्हें जाना है तो जाओ, वहां जाओ, पर मेरे घर में अब नहीं रहोगी तुम। मुझसे गलती हो गई, आप मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए ऐसा मत करो, भगवान के लिए ऐसा मत करो। गलती कर बैठी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी अब। अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन तुम्हें माफ कर देगी तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगा। रीमा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं जलन में तुम्हारे साथ ऐसा कर बैठी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, तुम भी मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे गरीबों से नफरत थी, मेरे मन में ये घृणा बैठ गई थी गरीबों को लेकर, और गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, इसी वजह से मैंने ये सब किया। मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं इसे बहुत प्यार करूंगी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। हमें भी तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुमने जो भी किया वो सब मैं भूल जाऊंगी। बस तुम एक अच्छी इंसान बन जाओ, यही हमारे लिए काफी है। बेटी, तुम्हें कहाँ से ये गलतफहमी हो गई? तुम दोनों मेरी कोख से पैदा हुई हो, तुम दोनों मेरी दोनों आंखें हो। भला कोई एक आंख से प्यार करेगा और दूसरी आंख से कैसे कम प्यार करेगा? मुझे यही लगता था कि आप रीमा से ज्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं, लेकिन मुझे आज पता चल गया। मैं तुम्हें माफ करती हूँ बेटी। भला कोई माँ अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रह पाती है, इसलिए अब तुम एक अच्छी जिंदगी जियो ताकि किसी की कोई बुराई ना हो। हाँ, मैं अब सभी गरीबों की इज्जत करूंगी और उनकी देखभाल करूंगी। मुझे किसी से नफरत नहीं रहेगी। मैं जितना कुछ भी कर चुकी हूँ अब कभी वैसा नहीं करूंगी। बस भगवान के लिए मुझे आप सब माफ कर दो, यही मेरे लिए काफी है। चलो, अब अच्छा हुआ, तुमने सही कहा। अब सभी गरीबों की मदद करना हमारे पास जितना भी पर्याप्त धन है उसमें से जरूरतमंदों की मदद करो और अपनी बहन का ख्याल रखो, और इस मासूम सी बच्ची चंपा के साथ भी अच्छा व्यवहार करना। हाँ,
माफ कर दो चंपा, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं अब तुम्हें हमेशा एक माँ और मौसी की तरह प्यार करूंगी। कभी किसी चीज की तुम्हें कमी नहीं होने दूंगी। बस तुम एक अच्छी जिंदगी जियो और मेरे साथ खुशी खुशी रहो। रोज मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें बना कर खिलाऊंगी। कुछ दिनों के बाद सुधा का बदलाव गांव में सबको दिखने लगता है। सुधा अब रीमा और चंपा के साथ बहुत प्यार से रहने लगती है और गांव के जितने भी गरीब हैं उन सब की मदद भी करती है। सब मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगते हैं और कहानी भी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर कर लीजिए।